इसके कारीगर हमें गांव गली में मिल जाते हैं, जो खिलौनों को तैयार कर आपके घर के बच्चों को खुश करते हैं। ये खिलौनों के कारीगर अपना जीवन इसी से चलाते हैं। झांसी हो, चित्रकूट हो, वाराणसी हो या आजमगढ़, इसके अतिरिक्त भी उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में खिलौने बनाए जाते हैं। देश के बने ये खिलौने देश और दुनिया के कई हिस्सों तक जाते थे। लकड़ी की कारीगरी ऐसी कि लोग देखते रह जाते हैं। बच्चे, बूढ़े और जवान सभी इस कारीगरी के कायल हैं। ये कारीगरी भी पारंपरिक रूप से इन लोगों को अरे क्या हुआ मुन्ना? तुझे अदरक और चटवाता हूँ। देखिए इसकी सांसें तेज चल रही है। घरेलू इलाज नहीं, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा। तुम तो यूं ही घबरा जाती हो। अच्छा मेरी एग्जाम कब है? एग्जाम? हाँ, और हम दोनों का टीकाकरण कार्ड कहाँ है? बेटा ये सब माँ को पता होगा ना। पापा जब सब माँ को पता है तो आप उनकी बात मानो ना। और स्कूल में भी बताया है कि सांस का तेज चलना निमोनिया हो सकता है। मान गए माँ की नजर को। चलो अस्पताल चलते हैं। इसे निमोनिया हुआ है। सही समय पर इसे यहाँ लाकर आपने बड़ी परेशानी होने से बचा लिया। अगर खांसी और जुकाम के साथ तेज सांस या पसली चलने लगे तो ये निमोनिया के लक्षण हैं। ऐसे में घरेलू इलाज नहीं, तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। सांस निमोनिया नहीं तो बचपन सही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर विश्वविद्यालय के दीक्षा भवन में 3 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी पूर्वांचल का किया उद्घाटन। कहा स्थानीय स्तर पर बनानी होगी विकास की रूपरेखा। चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना ने लखनऊ के लोहिया संस्थान में अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय के एकेडमिक ब्लॉक का किया उद्घाटन। अटल विश्वविद्यालय से 336 चिकित्सा संस्थानों को किया जाना है संबद्ध। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रेस वार्ता में कहा, सरकार नए कृषि कानून पर किसानों की आपत्तियों पर खुले मन से किसानों के साथ बातचीत के लिए है तैयार। और कन्नौज के किसानों ने नए कृषि बिल को बताया किसानों के हित में। बलरामपुर के किसानों ने कहा, फसलों को खरीदने वालों में बढ़ेगी प्रतिस्पर्धा और दलालों से मिलेगा छुटकारा। नमस्कार, मैं हूं तरन्नुम रिजवी। अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश सरकार नियोजन विभाग और दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में गोरखपुर विश्वविद्यालय के दीक्षा भवन में 3 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी पूर्वांचल का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इस संगोष्ठी में पूर्वांचल का विकास और बेहतर तरीके से कैसे हो, इस पर विचार मंथन करने के लिए देश और प्रदेश के प्रमुख आर्थिक और अन्य विषयों से जुड़ी प्रमुख हस्तियां उपस्थित हो रही हैं। राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र के अवसर पर पूर्वांचल के विकास पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री ने लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट की बात कही है। विकास के सूर्योदय को जितनी जल्दी हम अपने साथ जोड़ सकें उतना ही अच्छा है। प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने विकास की इस प्रक्रिया को जोड़ने के लिए कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। प्रदेश में एक्सप्रेसवे, मेडिकल कॉलेज, एयरपोर्ट इत्यादि के कार्य युद्ध स्तर पर चल रहे हैं और उत्तर प्रदेश विकास की ओर तेजी से बढ़ रहा है। आपका ये क्षेत्र अगर समृद्धि की ओर अग्रसर होना है तो इसकी योजना स्थानीय स्तर की, हमें यहाँ की भौगोलिक, यहाँ की सामाजिक, यहाँ की सांस्कृतिक, यहाँ की आध्यात्मिक, यहाँ की हर प्रकार की परिस्थितियों की जानकारी रखनी होगी। केवल डाटा पर आधारित कार्यक्रम कभी किसी योजना को सफल नहीं बना सकते। अगर हम इस बात को मानते हैं, क्योंकि डाटा कौन एजेंसियां बनाती हैं, कैसे बनाती हैं, आपने बिहार के चुनाव के परिणाम देखे होंगे, डाटा पर आधारित थे। लोग एग्जिट पोल ने किस रूप में परिणाम दिए थे पहले, और परिणाम जब बाद में आए क्या उसके रिजल्ट रहे हैं। क्योंकि जब भी हम डाटा पे जाते हैं ना कि
इतना वोट है, फलाने का ये है, वो ये मिल जाएंगे। बस एक कमरे में बैठ करके, जब भी एसी रूम में बैठ करके योजनाएं बनेंगी तो उसके परिणाम ऐसे होंगे जैसे एग्जिट पोल के परिणाम बिहार के अंदर आए थे। हमें उससे कम व्यवहारिक धरातल पर जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, जो हमें अधिकारिक व्यवहारिक बना सके और उस व्यवहारिक धरातल पर वास्तविकता को ध्यान में रख करके अपनी योजनाओं को ईमानदारी पूर्वक क्रियान्वयन की दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा। हर एक सेक्टर में ढेर सारी संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने, उन्हें आगे ले जाने की दिशा में प्रयास करना पड़ेगा। लखनऊ के लोहिया संस्थान में अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय के कार्यालय के औपचारिक शुभारंभ पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना ने अगले 1 साल में इसका भवन निर्माण करवाने की बात कही। उन्होंने कहा कि चक गंजरिया में इसकी स्थापना की जानी है। कोशिश है कि इसी महीने विश्वविद्यालय का निर्माण शुरू करवा दिया जाए ताकि अगले साल 25 दिसंबर 2021 को अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस पर उसका लोकार्पण किया जा सके। इस दौरान सुरेश खन्ना ने विश्वविद्यालय के एकेडमिक ब्लॉक का उद्घाटन किया। अटल विश्वविद्यालय से 336 चिकित्सा संस्थाओं को संबद्ध किया जाना है। कार्यालय की शुरुआत के साथ ही अब संबद्धता के काम में भी तेजी आ सकेगी। चिकित्सा विश्वविद्यालय तो 1 साल पहले इसका शुभारंभ माननीय मोदी जी ने कर दिया था। आज औपचारिक रूप से कार्यालय का शुभारंभ हुआ है। जल्दी ही विश्वविद्यालय बनकर तैयार हो जाएगा तो ये अपने भवन में कार्य संचालन होगा, लेकिन अभी तक जो भी फॉर्मेलिटीज़ थी वो लगातार पूरी की जा रही हैं और ये विश्वविद्यालय अपने आप में एक बहुत बड़ा, इस सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि अभी तक इस प्रकार के सारी संस्थाएं जो एफिलिएशन था वो अलग अलग स्थानों पर था। इसलिए ये बहुत आवश्यक था कि सब मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज तथा नर्सिंग कॉलेज, पैरामेडिकल, जितने भी इस प्रकार के इंस्टीट्यूट हैं वो सब एक स्थान पर एफिलिएट हों और इनकी परीक्षाएं वगैरह भी एक साथ संचालित हों। इसलिए ये आवश्यक था इस तरीके की एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी, और हम उम्मीद करते हैं कि विश्वविद्यालय अपने आप एक माइलस्टोन साबित होगा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार का पक्ष है कि कानून के वो प्रावधान जिन पर किसानों को आपत्ति है, उन प्रावधानों पर सरकार खुले मन से बातचीत करने के लिए तैयार है। सरकार को कोई ईगो नहीं है और सरकार को उनके साथ बैठकर चर्चा करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। सरकार का पक्ष है कि कानून के वे प्रावधान जिन पर किसान को आपत्ति है, उन प्रावधान पर सरकार खुले मन से विचार करने को तैयार है। सरकार का कोई ईगो नहीं है और सरकार को कोई उन पर विचार करने में दिक्कत नहीं है और हम यूनियन के साथ बैठकर उसको समाधान कर सकते हैं। फिर दूसरा, कुछ लोगों का बातचीत में बात आती थी कि ये कानून वैध नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों ने ऐसा बता रखा था कि कृषि राज्य का विषय है और केंद्र सरकार उस पर कानून नहीं बना सकती। तो हम लोगों ने उनको बैठक में भी संतुष्ट करने की कोशिश की और हमने कहा कि केंद्र सरकार ट्रेड के लिए कानून बनाने का अधिकार है और हमने ट्रेड से संबंधित ही अपने कानून को सीमित रखा है और एपीएमसी इस कानून से कहीं भी प्रभावित नहीं होती, एमएसपी भी कहीं भी प्रभावित नहीं होती। और ये सब उनको बताने की कोशिश की और फिर उनको हमने ये लिखकर भेजा कि केंद्र सरकार को किन किन कानूनों के अंतर्गत कानून बनाने का अधिकार है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि मौजूदा कानून से एमएसपी कहीं से भी प्रभावित नहीं होगी। नहीं है, एमएसपी की रबी और खरीफ की जो खरीद है इस वर्ष भी बहुत अच्छे से हुई है और रबी की फसल की बुआई के समय एमएसपी घोषित कर दी है। एमएसपी को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 1.5 गुना किया गया है। खरीद का वॉल्यूम भी बढ़ाया गया है। पहले गेहूं और धान पर ही खरीद होती थी, अब दलहन और तिलहन पर भी खरीद की जा रही है और एमएसपी
से किसानों को ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा मिल सके और उसमें अधिक पैसा हम खर्च कर सकें, इस दृष्टि से नरेंद्र मोदी जी की सरकार की प्रतिबद्धता पहले भी थी, आज भी है और आने वाले कल में रहेगी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि उन्होंने प्रस्ताव दिया है कि राज्य सरकार निजी मंडियों की व्यवस्था भी लागू कर सकती है। हमारे एक्ट में यह था कि पैन कार्ड से ही खरीद हो सकेगी। पैन कार्ड से खरीदारी को लेकर किसानों की आशंका के समाधान के लिए हम राजी हुए हैं। के रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था भी लागू कर सकेगी और साथ ही ऐसी मंडियों पर राज्य सरकार जो मंडी के भीतर का टैक्स है उसके हिसाब से ही वो बाहर की प्राइवेट मंडी पर भी टैक्स लगा सकेगी। तो उनकी इस आशंका को भी निर्मूल करने की हम लोगों ने अपने प्रस्ताव में कोशिश की है। जहां दिल्ली में किसान नए कृषि बिल को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कन्नौज के किसान नए कृषि कानून का समर्थन करते हुए इस कानून को किसान के हित में बता रहे हैं। किसानों का कहना है कि विपक्ष अपना एजेंडा चमकाने के लिए किसानों को वर्गला रहा है। जो किसान है वो विरोध में शामिल नहीं है। किसान बिल से किसानों का हित मजबूत होगा। बिचौलिया अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे। यही कारण है कि बिचौलिए नेताओं से मिलकर इस प्रदर्शन को तूल दे रहे हैं। जो मोदी सरकार बिल लाई है उसमें किसानों को फ़ायदा ही फ़ायदा है। इसमें कुछ पार्टियां जो हैं, विपक्षी पार्टियां हैं, वो किसानों को भड़का रही हैं। उसमें 90% जो किसान नहीं हैं वो शामिल हैं धरने प्रदर्शन में। मात्र 10% जो किसान हैं वो उसमें केवल शामिल हैं, जो नेता लोग हैं उनके, और बाकी किसान अपने खेतों में काम कर रहे हैं। इस बिल से काफ़ी फ़ायदा होगा सरकार, यानी किसानों का फ़ायदा ही फ़ायदा है। सरकार द्वारा जो भी बिल पारित किया गया है वो बिल्कुल सही है। इसमें किसान भाइयों की फ़ायदा के लिए बिल पास किया गया है। और जो दिल्ली में धरना प्रदर्शन चल रहा है उसमें विपक्षी ज़्यादा और बिचौलिया ज़्यादा है, उसमें किसान भाई बिल्कुल कम है। और किसान भाइयों से मैं अनुरोध करता हूं कि सरकार द्वारा जो भी बिल पास किया गया है वो बिल्कुल ही सही है। माननीय मोदी जी ने जो नया किसान बिल पारित किया है उसमें सबसे विशेष बात यह है कि जो समर्थन मूल्य रखा जाएगा उससे बिचौलियों का काम ख़त्म हो गया है। और इस चीज़ से बिचौलिए और विपक्ष दोनों को ये लग रहा है कि ऐसा ना हो कि इससे भविष्य में माननीय मोदी जी को फ़ायदा होगा। और किसान मुख्य बात यह है कि मोदी जी ने किसानों के हित को देखते हुए ये जो नया बिल पारित किया है इसमें किसानों का हित है। जो धरना प्रदर्शन चल रहा है उसमें किसान कम और विपक्ष और बिचौलिए ज़्यादा हैं, इसलिए जो सही किसान भाई हैं वो उसमें शामिल नहीं हैं और वो मोदी जी के बिल का समर्थन कर रहे हैं। जनपद बलरामपुर में कृषि बिल को लेकर किसान आशान्वित हैं। कृषि बिल को लेकर भले ही कुछ किसानों व राजनीतिक पार्टियों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा हो, लेकिन बलरामपुर में किसान कृषि बिल को सरकार का अच्छा कदम बता रहे हैं। किसानों ने कहा कि चाहे अपनी फसल बेचने की बात हो या फिर उन्नतशील खाद व बीज उपलब्ध होने की बात हो, कृषि बिल से किसानों को इसका लाभ मिलेगा। किसानों का कहना है कि हम अब अपनी फसल को कहीं भी बेचने के लिए स्वतंत्र हैं, जिससे फसलों को खरीदने वालों में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी व दलालों से हमें छुटकारा मिलेगा। किसान ओम प्रकाश, संतोष कुमार देवता, दीन व अखिलेश्वर प्रसाद तिवारी कृषि कानून को लेकर उत्साहित देखे जा रहे हैं। कृषि बिल किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है। हम अपना फसल कल्ला जहाँ चाहे जहाँ बेच सकते हैं और बिचौलियों का सहारा लेना अब नहीं पड़ेगा। जहाँ चाहे जहाँ बेच सकते हैं और हमको जितना दाम चाहेंगे उतना दाम मिलेगा। इससे सरकार को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत ही सराहनीय कार्य सरकार का। इस बिल कानून और बिल के आने के बाद में अब ऐसा किसानों को अधिकार मिल गया है कि वो अपने उत्पाद को कहीं भी और किसी भी भाव में बेच सकता है। इसमें यह भी छूट दी गई है कि किसान किसी के साथ डील कर सकता है और अपने उत्पाद को किसी भी कंपनी को या किसी भी व्यापारी को के साथ बेच सकता है। वो पूरी तरह से स्वतंत्र है। इससे किसान की आय बढ़ेगी और जो एक राज्य से दूसरे राज्य में बेचने के लिए तमाम प्रतिबंध थे उसको भी सरकार ने हटा दिया है और इससे किसान की आय बढ़ने के साथ साथ
उसके तमाम जो समस्याएं हैं उसे भी दूर करने में अब मदद मिलेगी। यह बिल और यह कानून किसानों के हित में पूरी तरह से है। सरकार, मोदी सरकार जो कानून बनाया है वो किसान भाइयों के लिए बहुत फायदे में है और किसान अपना भी धान गेहूं कहीं भी बेच सकता है, उसमें दलालबाजी का कोई भी बात नहीं होती है और इसलिए किसान बहुत लाभदायक में रहेगा। कृषि बिल जो मोदी सरकार ने ये लागू किया है ये किसान के फायदे के लिए है। हम अपनी फसल को कहीं भी बेच सकते हैं, जहां अधिक दाम मिलेगा वहीं हम बेचेंगे और बिचौलिए का सहारा इसमें नहीं लेना पड़ेगा। समाचार अभी और भी हैं, पहले लेते हैं ये विराम। ध्यान रखते हैं हर खड़ी मेरा, और माँ जी प्यार से हाथ बटाती हैं। अगर हर कोई रखता है मेरा इतना ख्याल, तो मैं क्यों न रखूं अपना ध्यान। इसीलिए 9 तारीख को सरकारी अस्पताल जाती हूँ, जहाँ अब सरकारी के संग प्राइवेट डॉक्टर भी आते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत हर महीने की 9 तारीख को सभी सरकारी अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं की विशेष सेहत जांच मुफ्त की जाती है, ताकि अगर खतरे के लक्षण हो तो उनका सही समय पर इलाज कर सके। अपने डॉक्टर या एएनएम की मदद से नवजात शिशु को जन्म के तुरंत बाद अपने स्तन पर रखें। उसे नहलाएं नहीं और साफ सूखे कपड़े से पोंछें। उसकी नाल को साफ और सूखा रखें। टोपी पहनाकर कपड़े में लपेटकर अपने पास रखें। उसे स्तनपान कराएं रात और दिन हर 4-6 घंटे में। अगर बच्चे को सांस लेने या स्तनपान करने में तकलीफ हो रही हो तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर फोन। इतनी प्यारी, आय हाय, जाने क्या खाए। 6 महीने में होगा माँ का दूध ही। ना रे ना, जरूर खाए कुछ और भी। दीदी चावल का मार, फिर दाल का पानी। ध्यान से देख, है कुछ और कहानी। मुझे ऐसी बढ़ती जाए, बताओ ना क्या क्या खाए। यही सब। 6 महीने की हुई अभी तो। अरे तभी तो। घर में जो भी हो सब पकाओ, गाढ़ा बनाओ और खिलाओ। 6 महीने जब पूरे हो जाएं, पेट पूजा की घड़ी आए। विराम के बाद दूरदर्शन समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बुंदेलखंड के किसानों के लिए नीति आयोग की पहल पर 89 करोड़ से अधिक की लागत से बनने वाले प्रदेश के पहले पायलट प्रोजेक्ट बांध आधारित स्प्रिंकलर सिंचाई परियोजना पर काम तेजी से किया जा रहा है। काफी संख्या में बांध वाले ललितपुर में नहरों से ऊंचे नीचे खेतों वाले किसान सिंचाई जल से सदैव वंचित रहते थे। समस्या को देखते हुए अब जनपद में शहजाद बांध के 5 गांव के 2500 से अधिक किसानों के खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने के लिए मेन लाइन एवं डिस्ट्रीब्यूशन लाइन बिछाने के साथ साथ सोलर प्लांट एवं पंप हाउस निर्माण का काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री के पर ड्रॉप मोर क्रॉप कॉन्सेप्ट के तहत संचालित होने वाले इस स्प्रिंकलर सिस्टम के माध्यम से खेतों तक सिंचाई का पानी पहुंचने से किसान काफी उत्साहित हैं। उनका मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से उन्हें साल भर फसलें उगाने के लिए पानी की स्थायी व्यवस्था हो रही है। इसके तहत किसानों को बेहद सरल तरीके से उन्हें उनके खेत तक पानी पहुंचाने का काम किया जा रहा है। जो हमारे प्रदेश में डैम है जिन काफ़ी डैम है, लेकिन उनका उपयोग अच्छे तरीके से नहीं हो पाता था, और अभी इस योजना के तहत वो डैम का भी उपयोग हो पाएगा और जो किसानों को प्रॉपर पानी चाहिए था उसकी भी व्यवस्था हो जाएगी। दिक्कत बहुत ज़्यादा, पानी बगैर किसान साहब परेशान है, और जो सरकार फायदा के लिए शाहजाद बांध से और मान लो किसान के लिए बहुत मदद कर रहे हैं। किसान आगे बढ़ेंगे, सब पानी बगैर परेशानी है बहुत ज़्यादा। पाइपलाइन गिर रही है और उससे किसानों को फायदा होगी। प्रधानमंत्री जी ने शहजाद बांध पायलट प्रोजेक्ट जो शुरुआत की है, उससे हमारे क्षेत्र के 2500 परिवार किसान भाइयों को इससे सिंचाई का लाभ मिलेगा। बहुत बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है। तो ललितपुर जिला के अंतर्गत
लेके आया गया है। इसमें क्या है, किसानों को एक बहुत अच्छा पानी उनकी ज़मीन तक नहीं पहुंच पाता था, जिससे कि किसान अपनी फसल को भी नहीं बो पाते थे, न वो रबी की फसल ले पाते थे पूरी, न खरीफ की ले पाते थे, न जायद की ले पाते। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से वो उनके पास में रबी की, खरीफ की, जायद की तीनों फसलों को वो भरपूर अपना उगा सकते हैं और उससे अपनी आमदनी, आय वगैरह ये सब बढ़ सकती है। और ये बहुत मोदी ने जो प्रोजेक्ट लाए हैं, ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है किसानों के हित में। ये सिंचाई शहजाद बांध स्प्रिंकलर परियोजना है। ये उत्तर प्रदेश में पहला पायलट प्रोजेक्ट है। इसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मंशा के अनुरूप पर ड्रॉप मोर क्रॉप के कंसेप्ट के आधार पे है। इसमें जो क्षेत्र के ऊंचे नीचे खेत थे जिनमें नहर से पानी पहुंचना सुलभ नहीं हो पाता था, उसमें इसमें प्रेशराइज इरिगेशन के द्वारा स्प्रिंकलर प्रणाली को अपनाते हुए वहां क्षेत्रों में पानी पहुंचेगा। इसमें स्वचालित प्रणाली जो है से लैस रहेगा। इसमें किसानों के प्रशिक्षण का भी लिया गया है और क्षेत्र के लगभग 2500 परिवारों को इसका लाभ मिलेगा, उनकी आय दुगनी होगी। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत संचालित आयुष्मान भारत सोनभद्र जैसे पिछड़े और गरीब क्षेत्रों के लिए वरदान साबित हो रहा है। दूर दराज पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले गरीब परिवारों के लोग गंभीर बीमारियों के समय पैसों के अभाव में, चिकित्सा के अभाव में जहां दम तोड़ने को मजबूर थे, आज आयुष्मान भारत के तहत निःशुल्क इलाज कराकर अपने घरों को लौट रहे हैं। जिले में आयुष्मान भारत योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य के तहत लगभग 2 लाख परिवार इससे आच्छादित हैं, जिन्हें जिला अस्पताल सहित कुल 23 चिकित्सालयों में निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एस.के. उपाध्याय ने बताया कि जिले में लगभग 1.5 लाख गोल्डन कार्ड बनाए गए हैं और पात्रता के हिसाब से अन्य कार्ड बनाए जाने की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने ये भी बताया कि अभी तक करीब 6000 लोगों का निःशुल्क उपचार किया जा चुका है। 72,583 ये परिवार की संख्या है जो प्रधानमंत्री के जन आरोग्य योजना द्वारा आच्छादित होना है और 9,252 ये है जो कि मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से आच्छादित है। जो गोल्डन कार्ड हमारे बने हैं वो 1,64,354 जो है अब तक बने हुए हैं और बाकी और कार्ड बनाने की प्रक्रिया है जो कि हम बना रहे हैं। जिले में जो इम्पैनल अस्पताल है वो टोटल तो 23 हैं। 23 में 15 जो है वो प्राइवेट चिकित्सालय के हैं और 8 सरकारी। व्यक्ति कहीं भी उस कार्ड को दिखा करके जो है अपना इलाज करा सकता है। हमारे दादी सोनमती का एक्सीडेंट हो गया था, जिसके लिए हमने प्राइवेट हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराया और उनके कुल्हे का ऑपरेशन हुआ। 30,000 रुपये लग रहा था। इसमें हम लोग लगाने में असमर्थ थे, जिससे आयुष्मान भारत के तहत मोदी जी जो दिए हैं हम लोगों को इलाज के लिए, उसके लिए मोदी जी को धन्यवाद। मेरे माता जी का नाम बचानी है, उनका उम्र 70 साल है। मेरे माता जी का दाहिने पैर की हड्डी टूट गई थी। सोनभद्र जनपद आदित्य हॉस्पिटल में इनका इलाज हुआ आयुष्मान भारत के तहत। आयुष्मान भारत के द्वारा जो मदद मिली, मेरे माता की ज़िंदगी बच गई और मेरी माता चलने योग्य हो गई। प्रयागराज में पौराणिक काल से माघ मेला लगता चला आ रहा है। इसी कड़ी में जिलाधिकारी भानुचंद्र गोस्वामी, आईजी पुलिस के पी सिंह, महामंडलेश्वर और साधु सन्यासियों से मिलकर मां गंगा का पूजन पूरे विधि विधान के साथ किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग गंगा पूजन में उपस्थित हुए और मां गंगा की पूजा अर्चना के साथ प्रसाद भी ग्रहण किया। जिलाधिकारी भानुचंद्र गोस्वामी ने कहा कि इस बार के माघ मेले में कोविड-19 का पूरी तरीके से पालन किया जाएगा और आने वाले सभी तीर्थयात्रियों को अपनी जांच रिपोर्ट मेला प्रशासन को सबमिट करनी होगी। मेला क्षेत्र में प्रवेश करने वाले सभी लोगों की जांच की जाएगी। आईजी पुलिस के पी सिंह ने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से माघ मेले की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहेगी। लगभग 5000 पुलिसकर्मी माघ मेले में लगाए जाएंगे और सभी पुलिस वालों की कोरोना जांच भी कराई जाएगी। मेले की सुरक्षा ड्रोन, सीसीटीवी कैमरे और हेलीकॉप्टर से भी की जाएगी। इसके आयोजन से पूर्व यह एक परंपरा रही है जिसमें मां गंगा का पूजन संगम के तट पर किया जाता है। इसी के दृष्टिगत इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए आज यहाँ प्रशासन के द्वारा
यहाँ पर पूजा की गई है और यह मंगल कामना की गई है कि यह पूरा आयोजन बहुत ही सफल रहे, निर्विघ्न रहे और यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए प्रशासन जो है जितने भी उसके लिए इंतजाम हैं, जितनी व्यवस्थाएं हैं वो सफलतापूर्वक करवा सके और लोग यहाँ पर अपनी मनवांछित फल की प्राप्ति करते हुए वापस जाएं। कोविड के प्रोटोकॉल को पूरा करने के लिए बहुत विशद प्लान बनाया गया है और इस बात के लिए पूरा प्रयास किया जाएगा कि किसी भी हाल में मेला क्षेत्र में कोविड का प्रसार नहीं हो। इसके लिए टेस्टिंग की सुविधा और जितनी भी दवाओं की व्यवस्था और तमाम इंतजाम जो है उसको प्रॉपरली किया जाएगा, उसमें कहीं किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। मेला तो हमारी परंपरा है और ये जो पुरानी परंपरा है उसको हम उसी उत्साह के साथ, उसी धार्मिक भावना के साथ मनाएंगे और लोगों से का जिस तरह से हम स्वागत करते हैं मेले में, जो हमारे तीर्थयात्री जो श्रद्धालु आते हैं हम उनका स्वागत करेंगे। बस कोविड को लेकर के थोड़ी सी चिंता है कि कोविड का कोई संक्रमण न फैले, इसलिए जो लोग कल्पवास की जो परंपरा में आते हैं, जो लोग 1 महीने रुकते हैं माघ के महीने में, उनसे ये आग्रह है कि वो अपना कोरोना टेस्ट करा के आएँ, RT-PCR, और जो लोग नहीं करा के आते उनका यहाँ पे RT-PCR टेस्ट होगा और हर 15 दिन में एक बार उनका एंटीजन टेस्ट होगा, जिससे कि कोई कोरोना का यदि संक्रमण है तो उसको वहीं पे रोका जा सके और उनको उपचार दिया जा सके। पूरे मेले की CCTV की निगरानी होगी, ड्रोन भी रहेंगे और हेलीकॉप्टर पीक डे के दिन हेलीकॉप्टर से भी निगरानी होती है। हम लोग जनपद अलीगढ़ में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए पंचायती राज विभाग द्वारा समूह की महिलाओं को रोजगार से जोड़ा जा रहा है। जिले के 120 सामुदायिक शौचालयों की साफ सफाई की जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें 6,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। साथ ही 3,000 रुपये प्रति माह साफ सफाई के सामान के लिए दिए जाएंगे। इस रोजगार को पाकर समूह की महिलाएं बहुत खुश हैं। उनका कहना है कि इससे परिवार का पालन पोषण अच्छी तरह से होगा, काम के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता है। सामुदायिक शौचालयों में साफ सफाई का अच्छा ध्यान रखती हैं। वहीं गांव वालों का कहना है कि शौचालयों के बनने से खुले में शौच से मुक्ति मिली है। अब वो शौचालय में जाते हैं, यहाँ साफ सफाई बहुत अच्छी होती है। निर्णय लिया गया कि जो सामुदायिक शौचालय बन रहे हैं उन शौचालयों के रख रखाव के लिए, ताकि और क्योंकि प्रत्येक गांव को उसमें ODF करना है और कोई भी व्यक्ति खुले में शौच ना जाए, इसके लिए हर गांव में सामुदायिक शौचालय बनाएंगे, जिसमें प्रदेश में अलीगढ़ प्रथम स्थान में रहा, जिसमें हम लोगों को अवार्ड मिला भारत सरकार से। तो ऐसे सामुदायिक शौचालयों के रख रखाव के लिए 120 स्वयं सहायता समूहों को नामित किया गया है, जिसमें प्रति माह इनको 6,000 रुपये और 3,000 रुपये प्रति वर्ष जो है इनको सामान क्रय करने के लिए उपलब्ध कराया जाता है और उसकी देखभाल और इनके द्वारा किया जा रहा है। गांव में शौचालय जो बनी है, सामुदायिक शौचालय, बुजुर्ग लोग जो बाहर जाते थे कुछ बाहर का जाना कम हुआ और यहाँ करने लगे हैं लोग, सफाई भी रहती है और शौच के लिए जाने लगे हैं और गाँव को इससे बहुत फ़ायदा है। ऐसी और भी एक और बननी चाहिए, इससे गाँव को और फायदा मिले। मेरे समूह का नाम दयानंद सहायता समूह है। मैं सामुदायिक शौचालय पर सफाई करती हूँ और मुझे महीने के 6,000 रुपये मिलते हैं और मैं DM साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो जिन्हें हमें उनकी तरफ से हमें रोटी रोजगार मिला है। हमें और मैं शौचालय में काम करती हूँ। मुझे मेरी महिला शक्तियों ने मुझे शौचालय में काम पे लगाया, मुझे रोजगार दिया है। 6,000 रुपये तनख्वाह मिलती है मुझे। मेरे बच्चों का पेट पालन करती हूँ। मैं अपने सरकार को धन्यवाद देती हूँ। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर विश्वविद्यालय के दीक्षा भवन में 3 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी पूर्वांचल का किया उद्घाटन। कहा, स्थानीय स्तर पर बनानी होगी विकास की रूपरेखा। चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना ने लखनऊ के लोहिया संस्थान में अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय के एकेडमिक ब्लॉक का किया उद्घाटन। अटल विश्वविद्यालय से 336 चिकित्सा संस्थाओं को किया जाना है संबद्ध। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रेस वार्ता में कहा, सरकार नए कृषि कानून पर किसानों की आपत्तियों पर खुले मन से किसानों के साथ बातचीत के लिए है तैयार। और कन्नौज के किसानों ने नए कृषि बिल को बताया किसानों के हित में। बलरामपुर के किसानों ने कहा, फसलों को खरीदने वालों में बढ़ेगी प्रतिस्पर्धा और दलालों से मिलेगा छुटकारा।
और अब एक ज़रूरी संदेश, कोरोना से बचाव के लिए अपने हाथ नियमित धोएं, 2 गज की दूरी भी बनाए रखें। साथ ही जब भी बाहर निकलें मास्क होना ज़रूरी है, जेब या थैले में नहीं बल्कि इस तरह से चेहरे पर लगाएं, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार। अरे क्या हुआ मुन्ना? तुझे अदरक और चटवाता हूँ। देखिए इसकी सांसें तेज चल रही है, घरेलू इलाज नहीं, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा। तुम तो यूं ही घबरा जाती हो।